हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शादी एक इश्क की शुरुआत का 5वां भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अगली सुबह हमेशा की तरह प्रीशा ऑफिस चली जाती है, लेकिन आज रोज की तरह उसके चेहरे पर गंभीरता के भाव न होकर मुस्कुराहट थी। उसके केबिन में जाने के बाद सारा स्टाफ उसी के बारे में बात कर रहा था। ये आज मैम को क्या हुआ? इतने सालों में उन्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। कुछ तो राहत मिली कि अब शायद मैम के गुस्से को नहीं झेलना पड़ेगा। और कुछ जो प्रीशा के शुरुआती सफ़र से जुड़े थे, उन्हें खुशी हुई कि वे इतने सालों बाद मुस्कुराई तो सही। इधर दक्ष और उसके दोस्तों ने आज घूमने जाना था, तो वो जिद करके आद्या जी, शशांक और आन्या जी को भी साथ ले लिए। प्रियो शशांक के आने से खुश थी कि चलो बात करने का मौका मिलेगा। वहीं आर्यन आन्या को देखकर जुड़ गया था। उन्होंने आज खुसरो बाग और कुछ जगहों पर जाना तय किया था। प्रीशा ऑफिस में थी, इसीलिए दक्ष ने उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। कुछ समय बाद सभी तैयार होकर बुक कैब से घर से निकल गए। थोड़ी देर में सब खुसरो बाग के बाहर थे। सबने टिकट लिए और अंदर चले गए। अंदर जाकर दक्ष और उसके दोस्त वहां की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। करीने से लगाए गए पौधे, बीच-बीच में कतार से लगे हुए फुव्वारे और उनसे निकलता पानी, चारों तरफ हरियाली और उन सब के बीच के लाल पत्थर से बना साहिब बेगम किला, उसकी खूबसूरती बेमिसाल थी। ये किला बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर ने अपनी 3 पत्नियों साहिब बेगम, खुसरो मिर्जा और निथर बेगम के लिए बनवाया था। ये किला भी मुगलों द्वारा बनवाया गया नक्काशी का एक बेहतरीन नमूना था। इसकी दीवारों पर अरबी में आयतें लिखी हुई थीं। कुल मिलाकर इस बाग की खूबसूरती बेमिसाल थी। आन्या सबके साथ घूमती हुई उनको यहाँ के बारे में बता रही थी। इस बीच आर्यन और आन्या की कितनी बार नोक-झोंक भी हो चुकी थी। सब घूमते-घूमते अलग-अलग हो गए। दक्ष तो अपने कमरे से फोटो लेने चला गया। बाकी सब भी इधर-उधर घूमकर बाग की सुंदरता देखने लगे। शशांक को अकेला देख प्रियु उसके पास चली गई। शशांक ने एक नज़र प्रियु को देखा और बिना कुछ कहे चलने लगा। तुम अभी तक उस बात से नाराज हो? शशांक उसे देखकर, कौन सी बात? वो मार्केट वाली बात? अच्छा सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, माफ़ कर दो। प्रियु उसके आगे होते हुए बोलती है। शशांक उसकी इस हरकत पर चौंक जाता है। क्या तरीका है ये? मैं अभी गिर जाता तो कुछ करने से पहले समझती नहीं हो तुम? उस रोज भी बिना कुछ बोले चिल्लाने लगी थी, आज बिना कुछ सोचे समझे से अचानक सामने आ गई बेवकूफ लड़की। प्रियु कान पकड़कर, अच्छा सॉरी, तुम उन सब बातों को भूल जाओ। क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? प्रियु बड़े आज से उसे देखते हुए कहती है। दोस्ती और तुमसे चलते फिरते जानबूझकर मुसीबत से लेने का शौक नहीं है, समझी? तुम लड़कियां पहले दोस्ती करोगी, फिर बेचारे बंदे को नाचना शुरू कर देती हो। अच्छे से जानता हूँ तुम शहर की लड़कियों को, शशांक व्यंग्य से कहता है। मैं भले ही शहर की हूँ, लेकिन मैं लोगों को नचाती नहीं हूँ, उन्हें अपने बराबर समझती हूँ और दोस्ती भी पूरे दिल से निभाती हूँ। मैंने सोचा था तुम बाकियों से थोड़ा तो अलग होगे, लेकिन नहीं, तुम भी और लड़कों की तरह ऊपर से जज करते हो। मैंने तुम्हारी अच्छाई देखकर तुमसे दोस्ती करना चाहा, लेकिन तुम तो खैर छोड़ो। और हाँ, हर शहर की लड़की एक सी नहीं होती शशांक। प्रियु रुआंसी होकर चली जाती है वहाँ से। शशांक को न जाने क्यों प्रियु का यूँ जाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। इधर आर्यन और आन्या दोनों ही अलग-अलग दिशा में घूम रहे थे। आन्या के लिए यहाँ कुछ नया नहीं था, वो पहले भी यहाँ कई बार आ चुकी थी। आर्यन और आन्या दोनों ही घूमते हुए एक जगह आ गए, लेकिन दोनों की पीठ एक दूसरे की तरफ थी। दोनों चलते-चलते एक दूसरे से जा टकराए। टकराने की वजह से दोनों ही नीचे गिर गए। दोनों उठते हैं और एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं। तुम अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? अंधा कहीं का, मुझे गिरा दिया। आन्या अपने कपड़े को झाड़ते हुए बोली। ओ हेलो, आंखें तुम्हारे पास भी है ना? तो तुम देखकर चलो, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती हो। गिरा तो मैं भी थी ना?
बड़ा आया मुझे बताने वाली, जब देखो तब गिरते पड़ते टकराते रहती हो, आर्यन गुस्से में चिढ़कर बोलता है। आन्या उसकी बात से बुरी तरह चिढ़ जाती है। अब सुबह-सुबह तुम जैसे सड़े टमाटर की तरह शक्ल देखूंगी तो यही होगा ना? हाँ तो तुम भी कहीं की हूर की परी तो हो नहीं जो मैं मरा जा रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए, नकचढ़ी कहीं की। आर्यन व्यंग्य से बोला। आन्या उसे अंगुली दिखाकर, तुमने मुझे नकचढ़ी कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अगर तुम दक्ष भाई के दोस्त नहीं होते तो बताती, तुमसे ज़्यादा बेहुदा इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, और मैंने तुम जैसी नकचढ़ी और लड़ाकू लड़की अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। तुम आज के बाद मेरे सामने मत आना, पूरे मूड का कचरा कर दिया तुमने। और तुमने भी तो मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। भगवान दूर रखे मुझे तुम जैसे बदतमीज लड़के से। दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं और वापस उसी तरफ चले जाते हैं। प्रीशा ऑफिस में बैठे-बैठे लैपटॉप पर काम कर रही होती है। बस 3 दिन ही बचे थे टेंडर अनाउंस होने में। उसे उम्मीद भी थी कि उसे ही ये टेंडर मिलेगा। आखिर इतने सालों से उसने अपना बेस्ट जो दिया था इस फील्ड में, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये इतना आसान नहीं होगा। उसके राइवल्स भी जान लगा देंगे इस टेंडर को पाने में, खासकर मेहरा कंस्ट्रक्शन। प्रीशा के मोबाइल की रिंग बजती है। वो बिना देखे ही कॉल पिक कर लेती है। हेलो मैम, एक न्यूज़ है। मैंने अभी-अभी मेहरा को ऑफिस से निकलकर टेंडर ऑफिस की तरफ जाते देखा है। उधर से रोहित बोलता है। प्रीशा के काम करते-करते हाथ रुक जाते हैं। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती है। तुम्हें पता है ना रोहित, तुम्हें क्या करना है? यस मैम, डोंट वरी, मैं देख लूँगा। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। प्रीशा ओके कहकर कॉल कट कर देती है। इधर रोहित भी छुप-छुप कर टेंडर ऑफिस में घुस जाता है। प्रीशा सोचते हुए उठकर खिड़की के पास आ जाती है। मैं जानती हूँ मिस्टर एनिमी, तुम ये ज़रूर करोगे। आखिर इतने अच्छे से जानती जो तुम्हें हूँ, तुम हर कोशिश कर लो, लेकिन इस बार तुम्हें मुँह की खानी है। तुम्हें तो अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारी बर्बादी के पीछे कौन है। लेकिन जिस दिन जानोगे जान से जाओगे। बस 3 दिन और। मैं और तुम आमने-सामने। बहुत बेसब्र हूँ तुम्हारे उड़े हुए चेहरे का रंग देखने के लिए। गुड लक फॉर फ्यूचर। थोड़ी देर में प्रीशा का मोबाइल बजता है। वो जानती थी रोहित का ही होगा, इसीलिए डायरेक्टली बोलती है, बोलो रोहित। रोहित उसे पूरी बात बता देता है। सारी बात सुनकर प्रीशा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। तुम्हें पता है ना रोहित, तुम्हें क्या करना है? रोहित यश मैम कहकर कॉल रख देता है। तुमने मेरा काम खुद ही आसान कर दिया, प्रीशा मुस्कुराते हुए खुद से कहती है और वापस काम पर लग जाती है। इधर दक्ष प्रीशा को बहुत ज़्यादा याद कर रहा था, लेकिन उसके पास तो उसका फ़ोन नंबर भी नहीं था कि वो उसे कॉल कर सके। जैसे-तैसे करके वो अपना ध्यान सब में लगाता है। उन्हें खुसरो बाग में ही घूमते-घूमते काफ़ी देर हो जाती है, इसीलिए बाकी जगहों पर घूमना वो कैंसिल कर देते हैं। शाम तक सभी घर के लिए निकल जाते हैं और प्रीशा भी काम खत्म करके जल्दी ही घर चली जाती है। सबके आने से पहले वो घर पहुंच जाती है और फ्रेश हो जाती है। घर में कोई नहीं दिखता। वो मेड से पूछती है। मेड उसे सारी बातें बता देती है। वो कुछ देर सोफे पर आराम करती है, फिर किचन में चली जाती है। घड़ी में 6 बज रहे थे। प्रीशा किचन में काम खत्म करके बाहर आती है। तब तक तीनों घर आ जाते हैं। वो प्रीशा को पहले से ही घर में देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि प्रीशा कभी भी समय से पहले घर नहीं आती थी, बल्कि लेट ही आती थी। लेकिन आज ये चमत्कार कैसे हो गया? प्रीशा उनके चेहरे को देखकर समझती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। सभी बैठकर आराम करते हैं। प्रीशा मेड से कहकर पानी मंगवाती है और खुद उनके साथ बैठकर बातें करने लगती है। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद वो सबके लिए अपने हाथों से बनाया हुआ गाजर का हलवा लाती है। आध्या जी हैरान होकर, प्रीशु तुमने बनाया है ये? कब आई हो बेटा तुम ऑफिस से? आज जल्दी आ गई थी माँ, तो सोचा कुछ बना लूँ आप सबके लिए। आप सब थक गए होंगे ना, आराम कीजिए। मुझे बाहर किसी काम से जाना है, मैं चलती हूँ, वो सबको देखकर कहती है। उसके जाने के बाद शशांक अपने रूम में चला जाता है और आध्या जी और आन्या दोनों बातें करने लगती हैं।
प्रीशा घर से निकलकर रोड पर आ जाती है और दक्ष का इंतजार करने लगती है। थोड़ी ही देर में दक्ष सबको बाहर जाने का बोलकर घर से निकल जाता है। उसे सामने ही रोड पर प्रीशा दिख जाती है। प्रीशा ने हमेशा की तरह व्हाइट कपड़े पहने थे, व्हाइट फुल लेंथ कुर्ती और उस पर व्हाइट प्लाजो। बालों को हमेशा की तरह पोनीटेल करके बांधा था। हमेशा की तरह कोई मेकअप नहीं, फिर भी वो खूबसूरत लग रही थी। दक्ष का दिल उसे देखकर जोर-जोर से धड़कने लगा था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू किया और उसके साथ बिना कुछ कहे चल पड़ा। दोनों खामोशी से चलते जा रहे थे। प्रीशा ने ऑटो लिया और ऑटो वाले को पता बताकर चल पड़े दोनों। ऑटो में भी दोनों खामोश थे। दोनों बाहर पीछे छूटते रोड को देख रहे थे। अंधेरा हो चुका था, स्ट्रीट लाइटें जल चुकी थी। चलती ऑटो में पीछे छूट रही जगमगाती लाइटें बहुत प्यारी लग रही थी। चलते-चलते दोनों का हाथ बेख्याली में एक दूसरे से छू गया। एक अनछुआ सा एहसास दोनों ने महसूस किया। दोनों की नज़रें कुछ पल के लिए मिली, लेकिन अगले ही पल दोनों ने नज़रें चुरा लिया। दक्ष के छूने से प्रीशा की धड़कनें यकायक धड़क उठी। ये एहसास प्रीशा के लिए नया था। वहीं दक्ष अभी भी अपने हाथों पर प्रीशा के छुअन को महसूस कर रहा था। कुछ समय में दोनों अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। दक्ष ने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा। वो कोई घाट था। कुछ दूरी पर एक बोर्ड लगा था, जहां बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था संगम घाट। ये त्रिवेणी संगम पर बना घाट था, जो दिन के मुकाबले रात में मन भावन लग रहा था। दक्ष प्रीशा को देखते हुए, मैं यहाँ आ चुका हूँ। प्रीशा इधर-उधर देखकर, हाँ दिन में आए होंगे ना, अभी चलो, और आगे बढ़ जाती है। दक्ष को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो उसके साथ चल देता है। थोड़ी दूर जाकर प्रीशा घर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है। दक्ष भी उससे थोड़ी दूरी बनाकर बैठ जाता है। दोनों खामोशी से सामने घाट को देख रहे थे। बहुत ही सुंदर नजारा था इस वक्त। मंदिर की बजती घंटियां, कुछ लोग पानी में दिया जलाकर प्रवाहित कर रहे थे, जो पानी में तैरते हुए सोने की तरह चमक रहे थे। दूर जलती लाइटें पानी में हीरे की तरह चमक रही थी। एक सुकून था यहाँ पर। प्रीशा सब कुछ देख रही थी। दक्ष भी बहुत ध्यान से देख रहा था। सच में सुबह से ज्यादा खूबसूरत तो ये अभी लग रहा था। प्रीशा अपनी खामोशी तोड़ती है। तुम यही सोच रहे होगा ना दक्ष कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई हूँ। दक्ष कुछ नहीं कहता, बस खामोशी से उसे देखता है। प्रीशा सामने देखते हुए, तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते थे और मैंने खुद तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने दर्द में इतनी डूब चुकी थी कि मेरे अपने की तकलीफ नहीं दिखाई दी मुझे, और तुम्हारी कल की बातों ने मुझे सच में ये एहसास दिलाया कि मैं कितनी गलत हूँ। फिर दक्ष को देखकर, ये जगह मेरे लिए बहुत मायने रखती है, इसीलिए तुम्हें यहाँ लाई हूँ। मैं दोस्त नहीं बनाती, क्योंकि दोस्ती के नाम पर छला गया है मुझे। इसीलिए डर लगता है दोस्ती करने से, लेकिन मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ। बस एक ही बात कहूँगी, मुझे कभी धोखा मत देना, मेरा भरोसा मत तोड़ना। दक्ष प्रीशा की आंखों में देखते हुए, मैं दोस्ती में जान देने की हिम्मत रखता हूँ, लेकिन धोखा नहीं। तुम्हें सबकी ज़रूरत होगी, तुम्हें जब भी ज़रूरत होगी मैं खड़ा रहूँगा तुम्हारे साथ। वादा है मेरा तुमसे भी और खुद से भी। प्रीशा को उसकी आंखों में अपनापन नजर आता है। वो उसकी आंखों में खोती उससे पहले ही खुद को संभाल लेती है। थोड़ी देर दोनों यूं ही खामोशी से बैठे रहते हैं, फिर घर के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों सीढ़ियों से उठते हैं और घर जाने के लिए मुड़ जाते हैं। प्रीशा जैसे ही मुड़ती, उसका दुपट्टा सरक कर नीचे हो जाता है और उसका पैर उसमें फंस जाता है, और सीढ़ियों पर हल्का पानी होने की वजह से उसका पाँव फिसल जाता है। वो खुद को संभाल नहीं पाती है, वो गिरती इससे पहले ही दक्ष उसकी कलाई पकड़ लेता है। प्रीशा डर से आंखें मीच लेती है, लेकिन जब खुद को पकड़ा हुआ महसूस करती है, तो धीरे-धीरे आंखें खोलती है। अपनी बड़ी-बड़ी आंखों से वो पलक झपकाते हुए दक्ष को देखती है। तुम्हारे साथ इसीलिए थोड़ी ना हूँ कि तुम्हें लड़खड़ा कर गिरने दूँ। जब भी तुम लड़खड़ा कर गिरोगी, संभालने के लिए मैं खड़ा रहूँगा। दक्ष प्रीशा की आंखों में देखते हुए कहता है और उसे खींच लेता है। तभी मंदिर में शंखनाद होता है, जैसे स्वयं भगवान इन्हें पास ला रहे हो। दक्ष का एक हाथ प्रीशा की कमर पर था और दूसरे हाथ से प्रीशा के हाथ को थामे हुए था। प्रीशा का एक दक्ष के धड़कते दिल के पास था।
प्रीशा का एक हाथ दक्ष के धड़कते दिल के पास था। दक्ष का दिल जोरों से धड़क रहा था, जिसे प्रीशा साफ सुन पा रही थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। उनके तंद्रा पास से गुजरते हुए एक बाबा की आवाज से टूटी। बाबा उन दोनों के पास आकर रुक गए और दोनों के सर पर हाथ रखकर कहा, भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वो कुछ कहते तब तक बाबा वहां से जा चुके थे। दोनों ही शांति से वहां से बाहर निकल आए। बाबा की बात ने प्रीशा को असहज कर दिया था। वहीं दक्ष मन ही मन मुस्कुरा रहा था। प्रीशा ने अपनी असहजता को दक्ष के सामने नहीं आने दिया और दोनों हल्की फुल्की बातें करते हुए ऑटो से घर आ गए। जैसे ही दोनों घर आए तो देखा दक्ष के फ्लैट के सामने उसकी सारी पलटन खड़ी थी और उस फ्लैट का ओनर किसी बात पर बहस कर रहा था। दोनों साथ चलते हुए वहां आते हैं। क्या हुआ, क्या बात है, तुम सब बाहर क्यों हो? दक्ष उनके पास आकर सवाल करता है। अच्छा हुआ तू आ गया, कब से तेरा कॉल ट्राई कर रहा हूँ लेकिन स्विच ऑफ आ रहा था, आर्यन ने परेशान होते हुए कहा। दक्ष उसकी बात पर अपने मोबाइल को देखता है जो डिस्चार्ज होकर स्विच ऑफ हो चुका था। वो ओनर को देखकर, क्या बात है, आप इस वक्त यहाँ क्यों और किस बात पर बहस हो रही है? देखो भाई, ऐसा है, एक फैमिली है जिसे फ्लैट रेंट पर चाहिए। उन्हें कल सुबह ही यहाँ शिफ्ट होना है, तो तुम सबको अभी ये फ्लैट खाली करना होगा, ओनर ने पान थूकते हुए कहा। दक्ष उसकी बात सुनकर परेशान हो गया। ऐसे कैसे खाली कर दे, अभी हमने भी आपको फुल पेमेंट किया है। देखो ऐसा है, तुम लो तुम्हारा पैसा और मैं तुम्हारे 1 महीने के चक्कर में अपना कस्टमर तो नहीं छोड़ सकता ना, ओनर ने दक्ष को पैसे देते हुए कहा। प्रीशा जो कब से चुप खड़ी थी उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। आपको शर्म नहीं आती ऐसे बिहेव करते हुए? अब ये सब इतनी रात को कहाँ जाएंगे? इन्हें रात भर रुकने दीजिए, कल सुबह ये लोग फ्लैट खाली कर देंगे। लेकिन ओनर टेढ़ा था, उसने कुछ नहीं सुना और घर के अंदर जाकर सबके बैग्स और सामान फेंकने लगा। दक्ष और सबने उसे बहुत समझाया लेकिन उसने किसी की न सुनी। आखिर थक हार कर सब अपने सारे सामान के साथ बाहर आ गए। ओनर ने घर को ताला लगाया और चला गया। दक्ष ने आर्यन को होटल रूम बुक करने के लिए कहा लेकिन इतनी रात को ऐसे शॉर्ट टाइम पर होटल में रूम्स भी नहीं मिल रहे थे। सब काफ़ी परेशान हो गए था, आखिर करे तो करे क्या? मैं एक बात कहूँ, प्रीशा सबको देखते हुए बोली। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। आप लोग चाहे तो मेरे यहाँ अभी चल सकते हैं, बाकी सुबह देखेंगे कि क्या करना है। पहले तो सब इनकार करते हैं लेकिन प्रीशा के असिस्ट करने पर सब अपना अपना सामान लेकर उसके साथ उसके घर चले आते हैं। सभी प्रीशा के साथ अंदर आते हैं। आद्या जी सबको एक साथ देखकर चौंक जाती है। प्रीशा उन्हें सारी बात बताती है। आद्या जी पहले एक नज़र प्रीशा को देखती है, फिर बाकी सबको भी। वो मन ही मन बहुत खुश होती है। लगता है खुद शिव जी ने भी मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। आन्या और शशांक भी वहाँ आ जाते हैं। प्रियो शशांक को देखकर नजरें फेर लेती है। वहीं आर्यन और आन्या दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देखते हैं। आद्या जी अपनी खुशी छुपा लेती है। अच्छा किया बेटा तुमने जो इस वक्त इन्हें यहाँ ले आई। अभी जाकर इन्हें कमरा दिखा दो और फिर बाकी कल सुबह देखेंगे। प्रीशा उनकी बात सुनकर वो सबके कमरे की तरफ ले जाती है। प्रियो आन्या के साथ उसके कमरे में ठहर जाती है और प्रीतम, दीपक और राहुल एक कमरे में। दक्ष शशांक के साथ उसके कमरे में ठहर जाता है। थोड़ी देर में सब खाने की टेबल पर आते हैं। आर्यन को देख आन्या की भौहें तन जाती है लेकिन वो बिना कुछ कहे खाने के लिए बैठ जाती है। आर्यन का भी यही हाल था। सब खाना शुरू करते हैं। बीच बीच में शशांक प्रियो को कनखियों से देख लेता है लेकिन प्रियो एक दफा भी अपनी नजरें उस पर नहीं डालती है। शशांक को ये बात चुप रही थी। सभी खाना खत्म करते हैं और कमरे में जाने लगते हैं लेकिन आद्या जी सबको रोक लेती है। प्रीशा काम का कहकर अपने कमरे में जाने लगती है। रुक जा प्रीशु, रोज तो काम होता है बेटा, आजा आज हमारे साथ बैठ, आद्या जी उसे प्यार से बोलती है। प्रीशा इनकार नहीं कर पाती है और आकर सबके साथ बैठ जाती है। थोड़ी देर सब गप्पे मारते हैं फिर ऊपर सोने चले जाते हैं। आर्यन कमरे में आकर बड़बड़ाते हुए, लड़ाकू कहीं के, ऐसे देख रही थी जैसे कच्चा चबा जाएगी मुझे। बस आज रात कल सुबह कुछ न कुछ बंदोबस्त हो ही जाएगा, फिर न इसे देखूंगा न मुझसे चिढ़ होगी।
दक्ष बेड पर सोने चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों से नींद फिर गायब थी। वो वहीं बेड पर लेटे-लेटे प्रेषा के बारे में सोच रहा था। उसे आज प्रेषा के साथ बिताया हुआ हर पल याद आ रहा था। मैं तुम्हें इतनी खुशियाँ दूँगा कि तुम पुरानी यादों की कड़वाहट को भूल जाओगी। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर दर्द, हर तकलीफ को तुमसे दूर रखने की कोशिश करूँगा। तुम्हारे चेहरे की सुकून और मुस्कुराहट को छीनने नहीं दूँगा। इधर प्रीशा भी कमरे में आकर काम तो करती है, लेकिन बार-बार उसे दक्ष याद आ रहा था। वो लैपटॉप बंद करके खिड़की के पास आ जाती है। क्या हो जाता है मुझे उसके सामने? हर बार उसकी आँखों में डूबने लगती हूँ। इतने सालों में जैसे सुकून नहीं था मुझे, लेकिन उसके साथ सुकून महसूस हुआ मुझे। इतने सालों में किसी को खुद के करीब नहीं आने दिया। उसकी चंद बातें मेरे दिल पर असर कर गई। दक्ष और प्रीशा दोनों के ख्याल दूसरे थे, एक दूसरे में थे। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अलग-अलग नज़रिए से। रात काफ़ी हो गई थी, इसीलिए दोनों नींद की आगोश में समा जाते हैं। अगली सुबह सभी अपने रूटीन से फ्री होकर नाश्ते की टेबल पर आ जाते हैं। तो दक्ष, क्या सोचा है तुमने? आज कहाँ घूमने जाओगे? आद्या जी नाश्ता करते हुए पूछती है। आज कहाँ से हो पाएगा आंटी, अभी तो होटल रूम देख लूँ या कोई फ्लैट मिल जाए 15 दिनों के लिए। दक्ष जवाब देता है, बेटा मेरी बात मानो तो एक सलाह दूँ। हाँ आंटी बोलिए ना। ना तो तुम होटल रूम लो, ना ही कोई फ्लैट। 15 दिनों की बात है, यहीं रुक जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। टाइम भी साथ में मिल जाएगा सबको। आद्या जी सबको देखते हुए कहती है। प्रीशा के हाथ रुक जाते हैं। दक्ष प्रीशा को देखता है। नहीं आंटी, ऐसे कैसे रह लूँ? हम इतने सारे लोग हैं, आप क्यों परेशान हो रही है? हम मैनेज कर लेंगे। आर्यन बोलता है। आद्या जी कुछ कहती उससे पहले ही प्रीशा बोल पड़ती है। माँ सही कह रही है, आप सब यहाँ रुक जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है। और फिर 15 दिनों में कोई भी फ्लैट किराए पर नहीं देगा। होटल में ठहरना मुझे सही नहीं लग रहा है। दक्ष को कोई जवाब नहीं सूझता तो वो तैयार हो जाता है। ओह नो, 15 दिन तक इस सड़े हुए टमाटर को झेलना होगा। आन्या मन ही मन कुटती है। प्रीशा सबको ऑफिस जाने का कहकर घर से निकल जाती है। सभी नाश्ता फिनिश करते हैं और वहीं हॉल में बैठ जाते हैं। आन्या और शशांक दोनों कॉलेज निकल जाते हैं। सभी वही हॉल में बैठ जाते हैं, इधर-उधर की बातें करते हैं। तभी राहुल और प्रीतम का मोबाइल एक साथ रिंग करता है। दोनों ही एक्सक्यूज करके साइड में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों वापस आते हैं। दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, मुझे घर निकलना होगा अभी। दक्ष दोनों को हैरानी से देखता है। एक ही साथ दोनों को ऐसा क्या हो गया भाई? पहले राहुल बोलता है, यार ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे निकलना होगा। मेरी बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, मुझे भी जाना पड़ेगा। प्रीतम भी कहता है। आर्यन, ऐसे कैसे जाना पड़ेगा? हम साथ आए थे, साथ ही जाएंगे। अगर इतनी ही दिक्कत है तो हम सब भी चलेंगे तेरे साथ। प्रीतम, नहीं यार, तुम सब इतने मन से आए हो, तुम सब रुको और एंजॉय करो। वैसे भी नेक्स्ट मंथ मेरी भी शादी है, तो काम है तो जाना ही पड़ेगा। अगर जरूरी नहीं होता तो पापा नहीं बोलते यार। आद्या जी ठीक है ही तो कह रहा है। प्रीतम, तुम सब रुक जाओ, फिर कभी ये आए जाएंगे। अब तो तुम सब इस परिवार का हिस्सा हो, जब दिल करे यहाँ आ जाएंगे। पहले तो सभी नहीं मानते हैं, लेकिन आद्या जी के कहने पर रुक जाते हैं। दक्ष आगे बढ़कर, ठीक है, मैं टिकट बुक कर देता हूँ, तुम दोनों निकल जाओ। दोनों अपने बाहर रखे सामानों को पैक करते हैं और थोड़ी देर बाद निकल जाते हैं। दीपक थक चुका था, इसीलिए सोने चला जाता है और प्रियु कमरे में और आर्यन भी कमरे में चला जाता है। हॉल में दक्ष और आद्या जी रह जाते हैं। दक्ष इधर-उधर नजरें घुमाकर देखता है। उसे इस तरह घर को देखते हुए आद्या जी पूछ लेती है, क्या बात है दक्ष, ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ आंटी की प्रीशा जी ने कितनी मेहनत की है। एक मैनेजर की पोस्ट पर होकर उन्होंने इतना अच्छा घर बनाया है। सच में बहुत मेहनती हैं वो लोग। दक्ष घर को गौर से देखते हुए कहता है। दक्ष की बात सुनकर आद्या जी की खुशी फीकी पड़ जाती है। उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वो दक्ष को देखते हुए सोच में पड़ जाती है। मैं तो भूल ही गई थी कि प्रीशु ने अपनी असली पहचान सबसे छुपाई है।
यहाँ तक कि अन्य को भी नहीं पता इस बारे में। मैंने दक्ष को लेकर अपने दिल में उम्मीदें तो पाल ली, लेकिन जब दक्ष को प्रीशा की असली पहचान और उसके अतीत का पता चलेगा, तो क्या दक्ष उसे अपनाएगा? मैंने दक्ष की आँखों और बातों में प्रीशु के लिए फ़िक्र और प्यार देखा है, लेकिन अगर उसका सच जानकर दक्ष भी मुकर गया तो? नहीं, नहीं, प्रीशु का अतीत अगर सामने न आए तो ही बेहतर है। मैं एक बार फिर से उसके जीवन में खुशियों के रंग नहीं मिटने दूँगी। क्या हुआ आंटी, आप किस सोच में गुम हैं? दक्ष उन्हें सोच में गुम देखकर पूछता है। आद्या जी हड़बड़ा जाती है। नहीं, नहीं बेटा, वो बस ऐसे ही। तुम बोलो, क्या बात है? आप ठीक तो है ना? दक्ष उनके माथे पर आए पसीने को देखकर कहता है। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बेवजह परेशान न हो। और हाँ, तुम सही कह रहे हो, बहुत मेहनती है मेरी बच्ची, बहुत मेहनत की है उसने ये घर बनाया है। आद्या जी खुद को संभाल कर मुस्कुराते हुए कहती है। वो दिख रहा है आंटी। अच्छा तुम बताओ, कौन कौन है तुम्हारे घर में? इतने दिनों से यहाँ और मैं कुछ नहीं जानती तुम्हारे बारे में। आद्या जी बात को बदलने के इरादे से कहती है। मेरे घर में मम्मा डैड मैं और प्रियु है बस। और तुम्हारे माँ पापा क्या करते हैं? आद्या जी अगला सवाल करती है। मेरे डैड बिजनेसमैन है और मम्मा हाउसवाइफ है, दक्ष जवाब देता है। ओह, वैसे किस चीज़ का बिजनेस करते हैं तुम्हारे डैड? कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है आंटी, लेकिन मुझे पसंद नहीं है ये बिजनेस। मैं तो फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, दक्ष उन्हें देखकर कहता है। आद्या जी उससे और कुछ नहीं पूछती, उसे आराम करने का कहकर चली जाती है। दक्ष कमरे में आ जाता है। उसका मन घर पर नहीं लग रहा था और कहीं जाने का भी प्लान नहीं था। वो मोबाइल चलाने लगता है। इधर प्रीशा भी ऑफिस में बैठे-बैठे काम कर रही थी, क्योंकि बस एक दिन और टेंडर मिलने में, इसीलिए वो उससे रिलेटेड सारे ज़रूरी काम कर रही थी। मेहरा कंस्ट्रक्शन के बॉस आराम से बैठे थे, क्योंकि वो बेफ़िक्र था, ये सोचकर कि टेंडर तो उसे ही मिलेगा। देखते ही देखते रात हो जाती है और प्रीशा भी घर के लिए निकल जाती है। घर आते ही वो बिना किसी से बात किए कमरे में चली जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी, खाने का समय हो चुका था। प्रीशा को हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाए, फिर भी फ्रेश होकर वो खाने के लिए आ जाती है। सभी खाने के लिए आते हैं। प्रीशा वैसे तो चुप ही रहती है, लेकिन आज वो कुछ ज़्यादा ही खामोश थी। आद्या जी उससे पूछती है तो वो थकान बता देती है। थोड़ी देर में सभी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। दक्ष प्रीशा से बात करना चाह रहा था, लेकिन नहीं कर पाया। प्रीशा अपने कमरे में जा चुकी थी। प्रीशा के आने की थोड़ी देर बाद ही आद्या जी कमरे में आती है और प्रीशा उनकी गोद में सिर रखकर लेट जाती है। बहुत ज़्यादा थक गई है प्रीशु, आद्या जी उसके बालों को सहलाती हुई कहती है। इधर दक्ष का दिल नहीं मानता है और वो एक बार प्रीशा को देखने के लिए उसके कमरे में जाने लगता है। हाँ माँ, काम ज़्यादा था, बताया ना वो हाईवे वाला टेंडर, बस परसों उसका अनाउंसमेंट होना है माँ। पूरी उम्मीद है माँ कि वो हमारी ही कंपनी को मिलेगा। मैं अपने मकसद के बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ माँ। प्रीशा उन्हें देखते हुए कहती है। दक्ष उसके कमरे तक पहुँचता है तो उसे आद्या जी की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद क्या सोचा है प्रीशु? आद्या जी सोचते हुए कहती है। प्रीशा उनकी बातों का मतलब जान जाती है। माँ प्लीज़, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। आप भी मेरा सच जानती है और मेरा सच जानने के बाद मुझे कोई नहीं अपनाएगा, इसीलिए आप ये सपने देखना छोड़ दीजिए माँ। आद्या जी उदास आंखों से उसे देखती रहती है। थोड़ी देर में प्रीशा वैसे ही आद्या जी की गोद में सर रख के सो जाती है। उसे बेड पर लेटाकर आद्या जी कमरे से बाहर आ जाती है। दक्ष जल्दी से वहाँ से हटकर साइड हो जाता है। आद्या जी दक्ष को नहीं देख पाती, अपने कमरे में चली जाती है। उनके जाने के बाद दक्ष सोचता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। ऐसा क्या है उसके अतीत में जिसे जानने के बाद कोई नहीं अपनाएगा उसे? जब तक कुछ जानूंगा नहीं तो उसकी तकलीफ कैसे कम करूंगा मैं? उसकी आंखों की उदासी मुझे उदास करती है। क्या करूं मैं ऐसा कि उसे पूरी तरह से दिल से मुस्कुराना सिखा सकूं? रात बहुत होने के कारण दक्ष भी सो जाता है। अगली सुबह प्रीशा बहुत पहले ऑफिस चली जाती है। दक्ष का प्लान था कि प्रीशा को साथ ले, लेकिन उसे ना कर पा वो उदास हो जाता है। वो भी घूमना कैंसिल करके घर पर ही रह जाता है। आद्या जी से बातों ही बातों में पता चलता है कि 4 दिन बाद प्रीशा का बर्थडे है। उसके दिमाग में आइडिया आता है। आंटी, हम सब मिलकर
प्रीशा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एक बढ़िया सा सरप्राइज प्लान करते हैं। आध्या जी के काम करते-करते हाथ रुक जाते हैं। वो अपना बर्थडे नहीं मनाती बेटा। ये सुनकर दक्ष और बाकी सब भी चौंक जाते हैं। आर्यन, लेकिन क्यों आंटी, बर्थडे इतना स्पेशल दिन होता है हर किसी के लिए। आद्या जी उदास होकर, वो बाकी लोग समझते होंगे लेकिन प्रीशु उस दिन को अपने जीवन का सबसे मनहूस दिन मानती है, इसीलिए तुम सब भी भूल जाओ। इतना कहकर वो चली जाती है। दक्ष उदास हो जाता है। आर्यन उसकी परेशानी समझ रहा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों परेशान हो रहा है? कुछ करते हैं ना दक्ष, मैंने सोचा था उसके बर्थडे पर उसे स्पेशल महसूस करा कर उसे थोड़ी खुशी देने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो तो इस दिन को ही मनहूस मानती है। तू ही बता क्या करूँ मैं अब? आर्यन उसका कंधा थपथपाकर, तू परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। मैं अपने भाई और भाभी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। दक्ष उसकी बातें सुन हौले से मुस्कुरा देता है। प्रीशा के लिए आज का दिन भी बहुत थकावट वाला था। उसे एक पल की फुर्सत नहीं थी। इधर आर्यन अपने कमरे में आकर सोचता है कि आखिर कैसे क्या किया जाए। तभी उसे आइडिया आता है कि उसे क्या और कैसे करना है। वो घूमते हुए आन्या के कमरे तक जाता है और डोर नॉक करता है। आन्या डोर ओपन करती है लेकिन सामने आर्यन को देखकर उसका पारा चढ़ जाता है। क्या है, और तुम मेरे कमरे के पास क्यों आए हो? क्या तुम कभी अपने इस एटीट्यूड को साइड में रखकर बात कर सकती हो? आज मैं लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, इसीलिए प्लीज थोड़ा आराम से बात कर लो। आर्यन शांति से जवाब देता है। उसकी बात सुनकर आन्या हैरान होती है लेकिन फिर शांत हो जाती है। बोलो क्या बात है? यहाँ नहीं, अंदर बैठकर बात कर रहे। आर्यन उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, ठीक है आओ। आन्या दरवाजे से हट जाती है और आर्यन अंदर चला जाता है। बोलो क्या बात है? आन्या बेड पर बैठते हुए कहती है, 4 दिन बाद तुम्हारी दीदी का जन्मदिन है ना? तुम्हें किसने बताया? आन्या चौंक कर जवाब देती है, आंटी जी बता रही थी। ये भी बताया कि प्रीशा जी अपना जन्मदिन नहीं मनाती है। आर्यन परेशान होकर कहता है, जब तुम जानते हो कि दी अपना जन्मदिन नहीं मनाएगी फिर क्यों आए हो यहाँ? आन्या खड़े होकर बोलती है, मैं बस एक कोशिश करना चाहता हूँ और उसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? आन्या के इतने कहने पर आर्यन उसे अपने प्लान के बारे में बता देता है। उसकी बात सुनकर आन्या पहले आर्यन को देखती है, फिर लगभग नाराज होते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है? दीदी बहुत नाराज होगी इस सब से। देखो, एक कोशिश करने में कुछ जाएगा नहीं, तब का तब देखेंगे ना। अभी बस इतना बताओ, हेल्प करोगी मेरी या नहीं? आर्यन लगभग उसे समझाते हुए कहता है, मैं कर दूंगी, लेकिन एक बात बताओ, तुम दीदी के लिए इतना क्यों कर रहे हो? आन्या उसके चेहरे के भावों को समझने के लिए बोली। आर्यन खड़ा होता है और जाते हुए बोलता है, ये तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा, और बोलकर वो बाहर निकल जाता है और छोड़ जाता है। आन्या के मन में ढेरों सवाल। देखते ही देखते पूरा दिन गुजर जाता है। प्रीशा ऑफिस में बैठी सारा काम खत्म करके वापस चली जाती है। उसे पता था कल क्या होगा और अभी क्या हो रहा है, इसीलिए वो अपने प्लान किए गए तरीके से ही घर आती है। फ्रेश होने के बाद वो सबके साथ आकर बैठती है। सब अपने कॉलेज के दिनों को याद कर रहे थे और ये बता रहे थे कि आगे वो सब क्या करना चाहते हैं। प्रीशा के आते ही सब उससे पूछने लगते हैं लेकिन प्रीशा उन्हें टाल देती है। उसके बाद सबसे पहले आर्यन अपना हाल बताता है। देखो, तब सब ऐसा है, कॉलेज लाइफ मेरी बहुत बोरिंग रही है। मैं तो लड़कियों के चक्कर में कॉलेज जाता था कि शायद कोई पट जाए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। कोई पटी तो नहीं, लेकिन पड़ी जरूर है। आर्यन अपने गालों को सहलाते हुए बोलता है। उसकी बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं और दक्ष तुम, शशांक हंसते हुए कहता है। दक्ष कुछ कहता उससे पहले आर्यन बोल पड़ता है, ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ ना इसके बारे में। तो ऐसा है कि ये शुरू से लड़कियों से दूर रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि लड़कियां इससे दूर नहीं रहती थी। ये स्कूल से लेकर कॉलेज तक सबका चहेता रहा है। पढ़ने में अव्वल था और साथ साथ बदमाशियों में भी। सब आर्यन की बातें सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। वो लोग प्रीशा से पूछना चाह रहे थे लेकिन प्रीशा चली जाती है। दक्ष और आर्यन मायूस हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। प्रीशा की आंखों में नींद गायब थी। कल का सोचकर, कल बहुत बड़ा दिन है उसके लिए। कल वो सब कुछ पूरा होगा जो उसे चाहिए था। कल उसकी पहचान भी सामने आएगी और शायद कुछ रिश्ते टूटेंगे और कुछ अपने नाराज होंगे और पुराने जख्म एक बार फिर सामने उभर कर आएंगे।
वहीं दो जोड़ी आंखें और भी जाग रही थी, एक आद्या जी और दूसरा दक्ष। दोनों ही प्रीसा के बारे में सोच रहे थे। फर्क बस इतना था कि एक प्यार से सोच रहा था, दूसरी माँ के प्यार से विवश होकर, अपनी बेटी के बारे में फिक्रमंद होकर। लेकिन मकसद एक ही था दोनों का, प्रीसा की खुशी। अगली सुबह सबकी जिंदगी बदलने वाली थी, प्रीसा की, मिस्टर मेहरा की और उन सबके साथ दक्ष की भी। कल की सुबह सबके किसके लिए तबाही और किसके लिए बर्बादी लाएगा, ये तो वही जानता था। तो दोस्तों, कल ऐसा क्या होने वाला था और ये मिस्टर मेहरा कौन है? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखिए, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।